हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको ध्यान होगा हमने लास्ट लेक्चर में 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली थी। कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। लास्ट जो हमारे सिलेबस की थी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारी दो, उनके बारे में जान लेते हैं। वो क्या क्या है? पहली तो हमारी डिफ्यूजन और दूसरी टर्म हमारी ऑस्मोसिस। ये क्या है ये टर्म्स? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किस चीज का है? ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट टू मेक होमोजेनियस मिक्सचर। solute and solvent to make a homogeneous mixture। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया मैं यहाँ पर कोई परफ्यूम स्प्रे करूँ इस रूम में, तो धीरे धीरे परफ्यूम की जो स्वीट स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्या हुआ? गैस के पार्टिकल्स और परफ्यूम के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हुए। वो क्या था? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं पहले। सपोज मैंने कोई ये वेसल लिया और इसमें मैंने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम आगे SPM भी बोल देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? जैसे नेम से इंडिकेट है, एक मेम्ब्रेन है, एक थिन मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल मतलब कुछ चीज़ों को परमिट करेगी, अलाउ करेगी पास होने देना। जो इसमें हमने मेम्ब्रेन लगाई उसमें बहुत ही बारीक पोर्स हैं जो सिर्फ सोलवेंट को अलाउ करेंगे पास होने के लिए, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं करेंगे, आयंस को नहीं करेंगे। जब हम ये लगाएं और एक तरफ अगर मैं सोलवेंट लूँ और एक तरफ सॉल्यूशन डाल दें तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा सॉल्वेंट इस साइड से, या हम दोनों सॉल्यूशन ले सकते हैं। सपोज एक डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड, कोई भी केस ले सकते हो आप, डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इन दैट केस ऑल्सो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पास करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जब तक इक्विलिब्रियम आएगा ये पास करेंगे। अब जो ये फिनोमिना है ये क्या है हमारा? ऑस्मोसिस। ग्रीक में इसका मतलब है पुश। मीन्स ये भी एक स्पॉन्टेनियस तो हुआ ही प्रोसेस। किस उससे हुआ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सोलवेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ जाना। द फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। ये क्या है? ऑस्मोसिस। अब जिस साइड से ये गया है, जिसमें से कम हुआ सॉल्वेंट, इसका क्या होगा? क्योंकि यहाँ से जा रहा है एक्सोऑस्मोसिस, इसका क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस। और उसका क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। अब इनमें बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। एक तो डेफिनेशन ही हो जाएगी, दूसरा इसके अंदर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर नहीं है, उसके अंदर है। इसके केस में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, आसानी से रोक सकते हैं। उसके केस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अगर हम उधर कोई प्रेशर अप्लाई ना करें, जो आगे ऑस्मोटिक में पढ़ेंगे, तो ये नहीं रुकेगा ऐसे। गॉट इट? अब हम करते हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ऑस्मोसिस पहले पता होगा, तभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कर पाएंगे। अब ऑस्मोसिस हमें पता है, इसी एग्जाम्पल को रख लेते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर में। सपोज ये हमारी डबल माउथ बोतल होती, अब सोलेंट उस साइड जा रहा है, तो मैं यहाँ अगर एक प्रेशर अप्लाई कर दूं P, वो कितना हो?
कि इसके फ्लो को रोक सके, मीन्स द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which can prevent the flow of solvent particles from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। क्या होगा, अब ये इस साइड गया, कोई ना कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो जा रहा है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब अगर मैं सेम उतना ही प्रेशर यहाँ अप्लाई कर दूं तो इसकी एंट्री रुक जाएगी, वो क्या होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर माइंड में अब सीधी से क्या बात आई होगी आपकी कि अगर ज़्यादा लग जाए तो क्या होगा। सपोज ये कोई भी प्रेशर था P जो इसको रोक पा रहा, अब मैंने P को और ज़्यादा एक्सीड कर दिया, P प्लस सम प्रेशर और अप्लाई किया तो क्या होगा। अब सीधी सी बात है, पहले प्रेशर इस साइड ज़्यादा था तो सॉल्वेंट उस साइड गए, अब अगर उधर ज़्यादा लगा दिया तो इस साइड आएंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, ये रिवर्स, ऑस्मोसिस का क्या होगा, रिवर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम RO भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक आया माइंड में बेटा, जो RO घरों पर है वो भी इसी फिनोमिना के बेस पर काम करता है। उसमें हम क्या लगा देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको कहाँ पर भी लगाते हैं हम, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर करने में। कैसे, ऑफ सी वाटर। ये सपोज हमने एक बेसिक सा मॉडल बना लेते हैं। यहां मैंने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस साइड हमारा है सी वाटर, क्या है, सी वाटर, सॉल्टी वाटर जो है। अब यहां पर हम लगाएंगे प्रेशर, हाई प्रेशर, ताकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर क्या सके, सिर्फ सॉल्वेंट में सिर्फ वाटर आएगा, जिसे हम दूसरे वेसल में निकाल लेंगे या स्टोर कर लेंगे इसमें। उस साइड क्या था हमारा, सॉल्टी वाटर। हमारे RO भी इसी फंक्शन पर काम करते हैं। कई बार देखा होगा, कहते हैं RO की ऐसी क्वालिटी है, खारे पानी को भी ये पीने लायक बना देता है, वो मेम्ब्रेन का काम है सारा। ठीक है, गॉट इट। अब ये मेम्ब्रेन होती क्या है, जैसे हमने बोला कि ये कुछ चीज़ों को पास कर रही है, ये दो टाइप की होगी, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल कैसे बनेगी, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं उनकी जो आउटर जो स्किन है उसके जस्ट नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे, या ऐसी प्लांट्स के केस में उसमें बारीक पोर्स होते हैं, उसे मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं। पिग ब्लैडर इसका काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो पर्चमेंट पेपर है, आर्टिफिशियल में पर्चमेंट पेपर है, या बहुत सारे हमारे प्रेसिपिटेट बनाते हैं हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के, वो भी एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब RO भी पता चल गया हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पता चल गया। एक बेकले हार्डले एक्सपेरिमेंट भी है, उसको भी मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आएगा। बेकले हार्डले एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, डेफिनेशन तो यही रखना अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की, उसमें भी उन्होंने क्या किया था, कुछ अरेंजमेंट ऐसे की, ये उन्होंने गन मेटल का एक वेसल तैयार किया। यहाँ पर ये पोर्स ट्यूब है, यहाँ हमने ले लिया सॉल्यूशन, क्या लिया, सॉल्यूशन। यहाँ हम प्रेशर जो अप्लाई करेंगे वो है। ये हमने जो पोर्स ट्यूब ली, इसको किससे बना लिया, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करने वाली पोर्स ट्यूब है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे। जो जनरली हम क्या ले लेते हैं, कॉपर फेरो साइनाइड ले लेते हैं। यहाँ एक साइड हमने इसको रिजर्वर से कनेक्ट कर दिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट सपोज वाटर लिया हमने, ये रिजर्वर है हमारा। इस साइड हमने एक ये ट्यूब से कनेक्ट कर दिया इसको,
और इसमें सपोज ये ए बी सी जो भी हमने लेना है कोई लेवल फिक्स कर दिया वाटर का। इसमें क्या है, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट। यहां पर क्या हमारा सॉल्यूशन, ये किस चीज की है, गन मेटल। यहां पर क्या ले लिया हमने, कॉपर फेरोसाइनाइड। और यहां पर हमने लगा दिया एक प्रेशर गेज। क्या लगा दिया, प्रेशर गेज। अब हम यहां प्रेशर लगाएंगे, कितना लगाएंगे ये माइंड में हमारे क्लियर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना। क्योंकि अगर ज्यादा लगाया, और इसीलिए मैंने बताया था पहले आपको कि अगर उससे ज्यादा हुआ तो इसका लेवल बढ़ जाएगा वाटर का। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है ट्यूब में आ जाएगा तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर कम लगा रखा है इन दैट केस यहां से सॉल्यूशन में जाएगा, लेवल डिक्रीज होगा। अब जो प्रेशर इस लेवल को यहीं रख पाएगा वही क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम प्रेशर गेज से मेजर कर लेंगे। सिंपल सा था ये बाकी मेथड से इफेक्टिव क्यों था, बाकी मेथड से इफेक्टिव इसलिए था क्योंकि हमने इसमें क्या यूज किए, पॉजिटिव प्रेशर एक्सटर्नली लगा है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके प्रेशर का। दूसरा, इसमें प्रेशर गेज है, इजी टू मेजर था, उसमें से हम देख लेंगे। तीसरा, इसमें टाइम भी कम लगेगा हमें, बस वो जो प्रेशर एडजस्ट करना है लेवल सेम रखने के लिए टाइम भी कम लगता है, इसलिए हम इसको काफ़ी प्रीफर करते हैं। चलो ये तो वहाँ हम कैसे मेजर करते हैं। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस करूं, एक्सपेरिमेंटली निकालूं, जिसे हम बोलते हैं 1/2 डाइल्यूशन इक्वेशन थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट कर देते हैं, किससे, पाई से। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के एंड टेम्परेचर के। तो यहां से क्या आएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। इसका मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊं तो क्या होगा, इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, आर कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसी के अप्रोक्स, उसी की लेके चलते हैं हम। और टी क्या है, टेम्परेचर, वो किस में लेंगे हम, केल्विन में लेंगे। सी कंसंट्रेशन है यहां पर, आर कांस्टेंट है, और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मैं इस कंसंट्रेशन की वैल्यू भी पुट करूं तो पाई इज इक्वल टू क्या होती है, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिजोल पर लीटर, ये हो जाएगा। इसको एक तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी। बिल्कुल शायद सबके माइंड में गैस इक्वेशन आई होगी, PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर P वो प्रेशर था उसमें, इसमें भी पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, उसी के सिमिलर आई है, वैन ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक चीज और है, जनरल सा डेली लाइफ में यूज होने वाला एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देता हूँ आगे न्यूमेरिकल पोर्शन से पहले। कभी बेटा आरओ, अगर आपके आरओ वाला है घर पर आरओ की सर्विस करने, आप या घर वाले अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या करें हम कि ज़्यादा दिन ठीक चले, जल्दी प्रॉब्लम्स ना आए। तो पहले तो पूछता है आपके घर पानी सप्लाई का आता है या समर्सिबल का है, ग्राउंड वाटर है या सप्लाई का है। फिर वो एक दो चीज़ें सजेस्ट कर देता है जनरली, अगर उसे नॉलेज होती है तो। उसे क्या नॉलेज है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज पता है, थ्योरेटिकल हमारे यहाँ आ चुकी होती है, ध्यान नहीं देते आधी बार। उसने क्यों पूछा कि वाटर कौन सा है, क्योंकि अगर आपके घर सप्लाई का वाटर है तो उसमें से कंडिमेंटेड सब्सटेंस काफ़ी हद तक पहले ही लगभग फिल्टर करके आपके घर तक भेजा गया है, तो उसमें कंसंट्रेशन सी कम है। दूसरा वो कहता है कि जैसे अगर गर्मी का सीजन है तो आप अर्ली मॉर्निंग यूज करो, क्योंकि उस टाइम वाटर ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कम होने पर कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ वाटर निकालने के लिए आरओ को। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, मेम्ब्रेन कम दिन काम करेगी। गॉट इट? तो इन्हीं से निकला है। अब यहाँ से हम एक तो ये शो करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये तो क्लियरली इंडिकेटर है कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक गिवन टेम्परेचर पर ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेंगे, तो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट इट डिपेंड्स अपॉन n नंबर ऑफ मोल्स, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये उसकी नेचर से इंडिपेंडेंट है।
न्यूमेरिकल्स को जो हमसे ज़्यादातर तो हमसे क्या निकलवाएगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह ही निकलवाता है। अगर मास भी पूछे तो कैसे निकाल सकते हैं, ये आया पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। पाई वी इज इक्वल टू एन क्या होते हैं, गिवन मास, सॉल्वेंट का चलो गिवन मास हमने डब्ल्यू बी ले रखा था, बाकी में भी यहाँ भी वही ले लेते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास एम बी इंटू आर टी। आर की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, आर की वैल्यू हम यहाँ लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल, ठीक है, ये लेंगे। अब न्यूमेरिकल में इसमें मॉलिक्यूलर मास कम निकलवाता है। मॉलिक्यूलर मास के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ये है ये कम यूज होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो हम एक्सपेरिमेंटली जब वैल्यूज निकालते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, इसलिए इसको कम अप्लाई करवाता है। लेकिन जैसे प्रोटीन है, पॉलीमर्स हैं, या कोई इस टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल हैं, तो हम बाकी कोलिगेटिव के बजाय ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ज़्यादा यूज करते हैं मास निकालने में, तब ये ज़्यादा स्टेबल है। वाई, क्योंकि सपोज प्रोटीन है, अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लूँ तो गर्म करने पर तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी शेप को डिफॉर्म करते हैं, फाइबर ग्लोबुलर आगे आएंगे वो, तो ये आयु में से वो स्टेबल कम है, ज़्यादा टेम्परेचर पर फॉर्म चेंज करेंगे। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो रूम टेम्परेचर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम उनके केस में जो टर्म्स देखेंगे, जो चेंजेस आएंगे मास इसमें बॉइलिंग में या फ्रीजिंग में, तो बहुत कम आएंगे, जबकि प्रेशर का ज़्यादा आता है। तीसरा उनमें यूज की थी हमने मोलिलिटी, क्या यूज की थी, मोलिलिटी, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोलरिटी। इस वजह से भी ये ज़्यादा ईजी होगा अप्लाई करना वहाँ पर। किन केसेस में, जहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल हैं, पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अदरवाइज इसको कम यूज करते हैं। गॉट इट, एज आई थिंक आपको पता चल गया ये। अब एक टर्म आ जाती है इसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या टर्म यूज होगी, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होगी, अब देखो ये टर्म हमारी पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब कोई दो सॉल्यूशन लें हम, कोई भी दो सॉल्यूशन लें जिनके को हम सेम टेम्परेचर पर लें, टेम्परेचर उनका सेम करें, और मोलर कंसंट्रेशन अगर सेम है तो फिर तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा ही। अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन सेम आई थी, नंबर ऑफ आयंस। तो अगर दो सॉल्यूशंस का सेम टेम्परेचर की कंडीशन लेने पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी अगर सेम आए तो उसे हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। इसकी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत जगह यूज होता है। जैसे कई बार आपने देखे होंगे कि कुछ पौधे हैं, उनके फ्लावर्स वगैरह मुरझाए हुए हैं, रात को पत्तियां वगैरह सुबह खुल जाते हैं, स्टोमेटा का जो प्रोसेस है, इसके लिए भी उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। हमारी ब्लड की सेल्स हैं, हमारे ब्लड की जो सेल्स हैं, अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन लूँ 0.9%, कितना 0.9, ये आइसोटोनिक हमारे सेल्स के साथ। अगर इतने कंसंट्रेशन में सेल्स रखी जाएं तो ना तो वो स्वेल होंगी ना श्रिंक होंगे, ये उसके आइसोटोनिक है। लेकिन अगर इससे कम हुई कंसंट्रेशन, मतलब बाहर कंसंट्रेशन कम अंदर ज़्यादा, तो अंदर की तरफ आएगा वाटर, वो स्वेल हो जाएंगे, हाइपोटोनिक। अगर इससे ज़्यादा हुई तो हाइपरटोनिक का काम करेगा, उसमें क्या होंगे, सेल में ज़्यादा है वाटर, बाहर कम, तो बाहर आएगा वाटर, वो श्रिंक हो जाएंगे। ये इसलिए उसको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, उनके सेल्स वगैरह, उनके जो टिश्यूज हैं वो स्वेल हो जाते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल होता है। गॉट इट। तो इसके डे टू डे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है आपकी बुक में, पढ़ो उनको आसान आराम से बैठ के। इसके बाद इसके केस में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन भी बता दिया, आइसोटोनिक बता दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमने यहाँ कंप्लीट की। अब हमने देखा हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास।
अब कई बार उस मोलिकुलर मास में जो हमने कैलकुलेट किया इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और एक उसकी थ्योरेटिकल जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, उनमें कई बार चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अगर हम इन प्रॉपर्टीज को लगाएं तो ये किस पर डिपेंड करती हैं? सारी के सारी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अब अगर हमारा जो सॉल्यूशन है जो भी हमने लिया उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज कर दें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया तो ये ठीक है, क्योंकि कंडीशंस आइडियल सॉल्यूशन की बनानी पड़ेंगी। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है एबनॉर्मल आएगा मोलर मास। अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, जैसे सपोज NaCl डाल दिया मैंने, तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ आयंस, अकेला NaCl होता तो 1 था, और ये दो में अगर डिकम्पोज हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो ये क्या होगा? डबल हो गया, HCl आयनाइज हो जाएगा, वो भी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इन केसेस में जो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा? मोलर मास जो एक्चुअल में हम सोच रहे थे उससे अलग आया। कुछ एक केस हैं, जैसे कोई भी एसिटिक एसिड लिया, कोई भी बेंजोइक एसिड वगैरह, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट लिया, दूसरा भी ऐसे ही होगा RCOOH, तो यहाँ पर भी ये होता RC डबल बॉन्ड O और OH। तो इनके बीच में क्या बनती? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल कम का काम करेंगे। इसके केस में भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर मास जो हमारी ऑब्जर्व जो हमने किया किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमने निकाला, और जो उसकी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल जो वैल्यू थी वो डिफरेंट आए, तो क्या कहलाएगा डियर? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसके लिए अब हम क्या टर्म यूज कर लेते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर आइटा से इसको हम डिनोट करेंगे। ये क्या होगा? कोई भी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली हमने, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है या कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हमने मोलिकुलर मास निकाले, एक हमारा ऑब्जर्व्ड है, एक हमारा कैलकुलेटेड है। तो आइटा क्या होगा? मोलिकुलर मास जो कैलकुलेटेड है अपॉन मोलिकुलर मास जो ऑब्जर्व्ड है। ये भी डाल सकते हो। गॉट इट? इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हैं। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल हैं, मैंने क्यों बोला लास्ट में करेंगे, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार उसमें वेंट ऑफ फैक्टर गिवन होता है, पिछले न्यूमेरिकल्स में नहीं मिलेगा, लास्ट में एक साथ देगा तब दे देगा। वहां पर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, अगर तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज दिया, कैन शुगर सॉल्यूशन दिया, उनमें सीधा वो फॉर्मूला आप पुट कर दोगे। लेकिन उसने एसिटिक एसिड दिया या कोई ऐसा दिया जो आयनाइज या डिसोसिएट हो रहा था, उस केस में वो तुम्हें आइटा भी देगा, KI दे देगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सपोज हमारा डेल टी भी किसके इक्वल आया था? KB इंटू M। लेकिन अगर उसमें कोई डिसोसिएट होने वाला कोई भी सोल्यूट है, इन दैट केस हम साथ में क्या हुआ और मल्टीप्लाई करेंगे, जो तुम्हें KI गिवन मिलेगा। इतना फर्क पड़ेगा न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने लास्ट में करने के लिए बोला। अब इसके बाद क्या होगा? हमारा वेंट ऑफ फैक्टर के बाद हमारे आ जाएंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के। डिग्री ऑफ एसोसिएशन जैसे नेम से इंडिकेट हुआ कि कितने मोल्स टोटल में से डिसोसिएट हुए, एसोसिएशन है तो एसोसिएट हुए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी? अल्फा से डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, means fraction which dissociates out of a total fraction of solution. Got it? Suppose हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक सब्सटेंस है हमारा A, वो n मोल्स में डिसोसिएट होगा, N1
इसको A लिया तो इसको B C D कुछ भी ले लो, प्लस N2C प्लस N3D एंड सो ऑन। तो N मोल्स यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस ये अप टू कितने होंगे, टोटल होंगे N के इक्वल। N में डिसोसिएट हुआ, समझ आया यहाँ तक? N में डिसोसिएट हुआ, हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब टोटल मोल हम क्या लेके चलते हैं? लेट टोटल मोल फ्रैक्शन जो था, टोटल जो मोल है वो कितने लिया हमने? 1। अब सॉल्यूशन में कितने होंगे? सपोज अल्फा मोल्स हमारे डिसोसिएट हुए, 1 माइनस अल्फा मोल्स क्या रह गए जो अनडिसोसिएटेड, अल्फा टूटे हैं तो 1 में से वो घटा दिए, इतने क्या रह गए? अनडिसोसिएटेड। और n मोल्स कौन से थे हमारे? n अल्फा वो थे जो डिसोसिएट हुए। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन में? कुछ टूट के और कुछ बिना टूटे। टोटल मोल्स हो गए तुम्हारे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इन दोनों का सम। अब इन दोनों को के अंदर से मैं अल्फा कॉमन लूं तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस n मैंने अल्फा मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? n माइनस 1, ये बच गया हमारे टोटल मोल्स, इसके इक्वल आए हमारे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस क्या होते हैं? जितने मोल टूटे, कितने टूटे थे हमारे? n अल्फा अपॉन जो मोल, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे वो ये हैं। यहां से हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। गॉट इट? ऐसे ही सिमिलर वे से हम क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट जुड़ना, कि नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स जुड़े अपॉन टोटल जो थे। ये आपका होमवर्क है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप न्यूमेरिकल करके देखेंगे। स्क्रीन पर नंबर है, डाउट्स है टाइमिंग लो और उसके अकॉर्डिंग अपना ले सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, थैंक यू।